चलिए जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमें ना फेमा स्टार्ट करना है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो हमारा वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम फर्स्ट। ये जितने भी चैप्टर हैं इसमें 1 to 7, दे ऑलमोस्ट रिलेटेड विद फेमा। मतलब ये सारे फेमा है, ऐसा नहीं पहला चैप्टर ही फेमा है, सारे ही फेमा है। रीजन बताता हूँ क्यों। मतलब या तो फेमा है या एलिड एक्ट है। एलिड एक्ट मतलब जो उसके फेमा के साथ पढ़े जाते हैं, जैसे लास्ट वाला जो एफसीआरए एक्ट है, मतलब सेकंड लास्ट वाला, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला एक वो भी फेमा से ही रिलेटेड है, ठीक है। और लास्ट में जो आपका मनी लॉन्ड्रिंग वाला है वो भी किससे रिलेटेड है? फेमा से। बाकी तो हैं ही सारे फेमा वाले ही। तो सर फेमा क्या है? भाई पहले तो मैं बता दूं, ये जो बुक मैंने आपको दी है ना, ये सिर्फ आपके सेल्फ पढ़ने के लिए है। मैं आपको फेमा बुक से नहीं कराऊंगा बिल्कुल भी। उसका रीजन बता दूं, क्योंकि अगर मैं इसको बुक से कराने लगा ना रीड वाला बेसिस पे, तो तुम्हारा फेमा ऊपर से निकल जाएगा सर। तो इसमें हम 100% क्या बनाने वाले हैं? नोट्स। क्या बनाने वाले हैं? नोट्स प्लस कंसेप्चुअली इसको डिस्कस करेंगे विद चार्ट। और ये जहां पर मैं चार्ट और कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप घर जाके उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने चार्ट बना दिया और घर जाके तुम लिख ही नहीं रहे हो। ऐसा नहीं करना। और सेल्फ स्टडी बिल्कुल करनी है, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द चैप्टर जो सीएस में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। हमारे टाइम पे तो फैमा का उतना बड़ा पोर्शन नहीं था। भाई तुम कभी टाइम पे नहीं आओगे? यार तो 9 बजे भी रखो तो भी लेट आते हो, 9:30 रखो तो भी लेट आते हो, 10 रखो तो भी लेट आते हो। कोई एक टाइम पे लेट होगा ना, हमेशा थोड़ी लेट हो गए। क्यों? उस दिन 10:15 पे आए थे। ठीक है। तो फेमा मोस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना एग्जाम में, इसको छोड़ के जाया करते हैं। बट आज के डेट में जो ये नया वाला सिलेबस है, इसमें तो आपका जो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल राइट वाला जो लॉ है पूरा, उसमें मोस्ट ऑफ आई थिंक मान के चलो 40-50% सिलेबस तो फेमा का ही है। मतलब इसके एलिड एक्ट को भी अगर मैं जोड़ दूं तो, ठीक है, जो उसके साथ रिलेशन में पढ़ाए जाते हैं। आज आपके पास रास्ता नहीं है इसको छोड़ के जाने का। समझ रहे हो? तो फेमा हम काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। फेमा के बेसिक सिचुएशन हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि फेमा बेसिकली होता क्या है। देखो आज की क्लास बेसिकली इंट्रोडक्टरी क्लास रहने वाली है। इसमें हम बहुत कुछ नहीं पढ़ेंगे, बट हाँ वो पढ़ेंगे जिससे आपका एक बेस, एक फाउंडेशन तैयार होगा। और फेमा के रिगार्डिंग सिचुएशंस क्या है वो हम यहाँ पे जनरली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फेमा, जिसको हम, फुल फॉर्म क्या है इसकी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या फुल फॉर्म है इसकी? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ठीक है। जी, ये सिचुएशंस क्या है? बिफोर स्टार्टिंग द एंटायर सिचुएशन, राइट, तो फेमा के बारे में एक सिचुएशन आपको बताता हूँ, जरा कॉन्सेप्चुअली समझना ध्यान से, ठीक है। आज हम सिर्फ सेक्शन 1 पढ़ने वाले हैं और कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें मैं आपको सिर्फ कराऊंगा डेफिनेशंस। फिर हम करेंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अभी मैं आपको एक सिचुएशन भी बताऊंगा हम कैसे पढ़ने वाले हैं। हालांकि मैंने ना आपको एक सैम्पलेट्स भेजा हुआ था, इस उसमें आपने देखा होगा ना, सेक्शंस वाइज मैप बने हुए थे, ठीक। वो सीक्वेंस उसी को हम फॉलो करेंगे, वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्शंस वाइज उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे, बट एक बार कॉन्सेप्ट समझ भाई। फैमा बेसिकली है कैसे, जैसे देखो, ये है इंडिया एंड दिस इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दिस इज इंडिया एंड दिस इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जब मैं इसकी बात करता हूँ, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो यहाँ पे ना दो पर्सन होते हैं। एक होते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मिस्टर राम है, यहाँ पर मिस्टर कोई टॉम है। कौन है बेटा? मिस्टर राम है और मिस्टर कौन है? टॉम, ठीक है। अब फेमा की लैंग्वेज में ना इनको एक नाम दिया जाता है, इसका नाम होता है PRI। क्या नाम होता है? PRI। और इसको हम बोलते हैं PROI। क्या बोलते हैं बेटा? PROI, ठीक है। अब सर ये जो PRI है, दिस इज बेसिकली पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। और ये व्यक्ति होता है हमारे पास क्या? पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया।
हालांकि इसके डेफिनेशन है, पीआरआई और पीआरओआई की डेफिनेशन है, विल अंडरस्टैंड राइट, जब मैं डेफिनेशन वाला पोर्शन आपको बताऊंगा वहां पर बताऊंगा। फिलहाल अभी समझिएगा सर, दो व्यक्ति हैं, मिस्टर राम जो कौन है, पीआरआई है, मिस्टर टॉम जो कौन है बेटा, पीआरओआई। सपोज इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है, क्या हो रही है बेटा इन दोनों के बीच में, ट्रांजेक्शन। देखो अभी मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो यहीं पे इसी चार्ट में हमें दो डेफिनेशन, एक्चुअली तीन डेफिनेशन का पॉइंट निकल गया। पहला क्या, पीआरआई, दूसरा क्या, और तीसरा क्या, ट्रांजैक्शन। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रही है बेटा, ट्रांजैक्शन। भाई फेमा में दो तरह के ट्रांजैक्शंस को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक होती है हमारे पास करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, और एक है हमारे पास कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है, बोलो भैया। हाँ जी। अब सर सिचुएशन क्या है, ये दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, और ये दोनों कौन होनी चाहिए बेटा, पीआरआई और पीआरआई। सपोज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पीआरआई एंड पीआरआई, क्या फेमा का वर्ड होगा वहां पे, नो। अ ट्रांजैक्शन बिटवीन पीआरओआई एंड पीआरओआई, इज देयर एनी रोल ऑफ फेमा, नहीं। ट्रांजैक्शन जब किसके बीच में हो रहा होगा, पीआरआई और पीआरओआई के बीच में, देन ओनली पिक्चर में आता है कौन बेटा, फेमा। तो इन सिचुएशन में हमारा अप्लाई हो जाएगा फेमा। क्या अप्लाई हो जाएगा, फेमा 1999। प्रश्न आता है सर, क्या शुरू से ही इंडिया में फेमा था क्या, तो सर ये ट्रांजैक्शन तो स्टार्टिंग से हो रही होंगी। और फेमा बेसिकली आप कौन सा एक्ट लिखा हुआ आपने, 90, हालांकि एनफोर्स नहीं हुआ था 1999, ठीक है। अच्छा आप एक बेसिक आइडिया तो तुम्हें पता ही होगा, एक्ट पास करने का एक प्रोसीजर होता है, हाँ जी। एक्ट बनाने का प्रोसीजर क्या है, इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले एक ड्राफ्ट बिल बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। एक ड्राफ्ट बिल बनता है, फिर वो बिल पार्लियामेंट में जाता है। कहाँ जाता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग मेरे साथ के साथ नोटिंग करो, आई मीन नोटिंग करोगे, या फिर मैं आपको बाद में आफ्टर क्लास इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूं, उससे लिख लो आप? क्योंकि देखो समय बहुत ज्यादा लगेगा, फिर बता दो, फिर उस हिसाब से डिसाइड करें, या फिर मुझे वीडियो एडिट करानी पड़ेगी। क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो में सिर्फ उतना ही कंटेंट जाए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लिखवाने वाला पोर्शन क्या अननेसेसरी लेंदी हो जाती है वीडियोस। ठीक है, तो लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, वहां से पास हो गया, फिर इसके बाद इसको पेश किया जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। बोलो भैया। हाँ, तो सर जिस दिन प्रेसिडेंट के साइन आते हैं ना, उसी दिन माना जाता है एक्ट क्या हो गया है, पास हो गया है। एक्ट क्या हो गया है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनफोर्समेंट एंड पास। भाई एक्ट जरूर पास हो गया है, एनफोर्स हुआ है क्या, नाउ दिस इज द बेसिक सिचुएशन। सम टाइम क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसी डेट से एक्ट को क्या कर देती है, एनफोर्स कर देती है। अब लॉ को एनफोर्स करने के दो तरीके हैं हमारे पास। किसी भी एक्ट को जब हम एनफोर्स करते हैं तो हमारे पास कितने तरीके हैं, दो तरीके हैं। एक क्या है बेटा, रेट्रोस्पेक्टिव, क्या है बेटा, रेट्रोस्पेक्टिव। और ये क्या है, प्रोस्पेक्टिव। क्या है, प्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आपने लॉ बनाया और उसको आप पास कर रहे हो बैक डेट से। कहां से बेटा, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल लॉ पास हुआ मान लो 1999 में, मैंने उसको इफेक्टिव कर दिया 1992 से, ठीक है। इट इज कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, क्या बोलते हैं उसको। और एक होता है प्रोस्पेक्टिव डेट से। प्रोस्पेक्टिव डेट का मतलब होता है फ्यूचर डेट। क्या होता है, फ्यूचर डेट। भाई फेमा एक्ट कब पास हुआ, 1999 में, इसलिए इसको फेमा 1919 बोला जाता है। बट फेमा एनफोर्स हुआ था प्रोस्पेक्टिव डेट से, किससे बेटा, और ये एनफोर्स हुआ था जून 2000 में। कब हुआ था बेटा ये, यानी कि सर फेमा आया जरूर था 1999 में, क्योंकि इस दिन प्रेसिडेंट के क्या मिले थे हमें इस पे, सिग्नेचर। बट इसको जो एनफोर्स किया गया था वो कहां से किया था, जून 2000 से, ठीक है। तो 2000 से बेटा फेमा एनफोर्स हुआ था, राइट। हालांकि इसकी हिस्टोरिकल फैक्ट से पूरा वो हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं। बेसिक आइडिया यहाँ पे मुझे क्या पता लगा कि फेमा बेसिकली क्यों एग्जिस्टेंस में है। सपोज देर इज नो फॉरेन एक्सचेंज, देर इज नो फॉरेन ट्रांजेक्शन, तो फेमा की जरूरत है नहीं।
इंटरनली अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ, क्या फेमा की जरूरत है? नहीं सर। ठीक है, याद रखना, पीआरआई और पीआरओआई के बीच में जब भी ट्रांजेक्शन होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कि सर वहां पे आपको लॉ फॉलो करना है, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, आप लोगों ने ना, अभी रुको, इंडियन इकोनॉमी पढ़ी होगी 12th क्लास में। तुम बोलोगे सर इकोनॉमी का इससे क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना जी। अगर आपको लॉ समझना है तो गवर्नमेंट की पॉलिसी समझना बहुत जरूरी है। अनटिल अनलेस आपने पॉलिसी नहीं समझी है, लॉ समझने में देयर इज अ लॉट्स ऑफ इश्यूज, राइट? तो मैं आपको ना एक छोटा सा इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, देन उसके बाद आप लिख लीजिएगा सारा कॉन्सेप्ट। इंडियन इकोनॉमी में दो लॉज आए, ठीक है? एक था रेस्ट्रिक्टेड लॉज, क्या थे बेटा? या गवर्नमेंट की पॉलिसी बोल सकते हो आप, जिसको हम बोलते हैं, पॉलिसी थी बेटा सरकार की, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इसको अपने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी भी पढ़ा था, राइट? और एक ऑफ कोर्स हमारे पास एक लॉ आया, सॉरी, पॉलिसी आई बेटा, दैट इज एलपीजी पॉलिसी, राइट? ये तो आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में। हाँ जी। तो सर, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी एंड एलपीजी पॉलिसी, देयर इज टोटली रिवर्स। दोनों एक दूसरे से क्या थे बेटा? टोटली डिफरेंट है। तो ये पॉलिसी मोर रेस्ट्रिक्टिव है। ये पॉलिसी क्या है बेटा? मोर रेस्ट्रिक्टिव है रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, रेस्ट्रिक्टिव रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। बोलो। हाँ जी, तो फॉरेन एक्सचेंज को लेके ये जो पॉलिसी है, ये पूरी तरीके से क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्टेड है। अच्छा, यहाँ पे आप जनरली कर क्या रहे थे? यहाँ पर आप क्या कर रहे थे? नहीं, वो ठीक है, इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या था? हाउ टू यूटिलाइज फॉरेन एक्सचेंज। इसका मेन पर्पस क्या था? हाउ टू यूटिलाइज फॉरेन एक्सचेंज, मतलब इसका ध्यान जनरेशन में नहीं था। मतलब ये पॉलिसी जनरेट नहीं करती थी, इसका फोकस जनरेशन में नहीं था, यानी कि नॉट फोकस ऑन जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि इसका फोकस किस पे नहीं था बेटा? फॉरेन एक्सचेंज को जनरेट करने में नहीं था, इसका फोकस क्या था? यूटिलाइजेशन में। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, अभी मैं बताऊंगा आपको फेरा और फेमा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी मैं क्या बताऊंगा आपको, फेरा और फेमा में क्या डिफरेंस है, क्योंकि फेमा से पहले क्या आया? फेरा। तो फेरा इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम फेमा, राइट? क्यों? और गवर्नमेंट की पॉलिसी कितनी इंपैक्टफुल होती है, वो आपको बहुत जरूरी है समझना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। अच्छा, जब आया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसी ऑफकोर्स कब आई थी? 1991 में। कब आई थी बेटा ये? 1991 में। ठीक है। भारत सरकार ने इस पॉलिसी को क्या मोर लिबरलाइज कर दिया। क्या कर दिया बेटा? लिबरलाइज्ड पॉलिसी थी बेटा, क्या थी? लिबरलाइज्ड पॉलिसी। अच्छा सुनो, क्या सिचुएशन बदल रही है। यहाँ पे क्या था? रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे क्या था? लिबरलाइज्ड पॉलिसी थी टूवर्ड या रिलेटेड टू फॉरेक्स। जहां पर मैं फॉरेन एक्सचेंज ना लिखूं, सिर्फ फॉरेक्स लिख दूं, समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? फॉरेन। भाई सारी कहानी इसी को लेके है, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो यू नीड फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो अथॉरिटी होनी चाहिए ना आपके पास, या। तो सर जनरली आप कहाँ जा रहे हैं जी? लिबरलाइज की ओर। किसकी ओर बेटा? अच्छा, अब यहाँ पे आपका फोकस यूटिलाइजेशन से शिफ्ट हो गया, कहाँ बेटा? यानी कि हमारा फोकस यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेक्स से, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेक्स से शिफ्ट हुआ किधर? जनरेशन ऑफ फॉरेक्स, जनरेशन ऑफ फॉरेक्स। ठीक है। अभी सर बेसिक सिचुएशन क्या है, अब जब सुनो ध्यान से, भारत सरकार की पॉलिसीज में शिफ्ट हो रहा है, तो लॉ में भी तो शिफ्ट होगा, है ना? अब पॉलिसी तो बड़ी लिबरल रख रहे हो, बट लॉ तुम्हारे बड़े हार्श हैं। जैसे फेरा जो था वो बहुत ही हार्श लॉ था, क्रिमिनल लॉ था, दुनिया भर की पेनल्टी थी, हर बात बात पे जेल भेज रहे थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टर का सुप्रीम पावर आ गया था उसके पास। इसलिए फेरा को ड्रैकोनियन लॉ बोला जाता था। ड्रैकोनियन लॉ जानते हैं ना? मतलब एक ऐसा लॉ जो कहीं ना कहीं बेटा आपके लिए क्या है बेटा, सही नहीं है, प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। ठीक है। इसीलिए बेटा भारत सरकार की पॉलिसीज बदली, और जब पॉलिसी बदली तो लॉ में भी चेंज आया, तो वहां पर हमने रेगुलेशंस को अवॉइड किया, मैनेजमेंट को इनोवेट किया।
राइट। तो सर यही ये तो पॉलिसी है ना, ये सार है इस पूरे कॉन्सेप्ट का। तो सुनो ध्यान से, कभी भी लॉ समझने के लिए ना बेटा, आप गवर्नमेंट की पॉलिसी समझिए। आपको सरकार की पॉलिसी समझ में आ जाएगी ना, क्योंकि लॉ बनता किससे है? पॉलिसी से ही। ठीक है। तो जैसी सरकार की पॉलिसीज होंगी वैसे ही क्या होंगे बेटा? लो, जैसे हमारा जियो पॉलिटी रिलेशन पॉलिसीज खराब है पड़ोसी देशों से, तो उनके लिए हमारे लॉ भी क्या है बेटा? रेस्ट्रिक्टेड है। फैमा में पढ़ेंगे आप लोग कैसे लैंड बॉर्डर जितने भी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कंट्रीज, उनके साथ हमारे लीगल भी बहुत रेस्ट्रिक्टिव है। बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस वहां पे लगी हुई है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। तो चलिए फटाफट से एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है फेरा सॉरी फैमा के बारे में। लिखो, इसके बाद मैं आपको फेरा के बारे में समझाऊंगा, फिर फेरा कंप्लीट करने के बाद विल अंडरस्टैंड अबाउट फेमा। आज की क्लास सिर्फ हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास रहेगी। और लिखने में कोशिश करें जितना जल्दी हो सके, स्पीड अप। मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा लिखने के लिए, पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है, जितना जल्दी लिखोगे उतना बेटर रहेगा। कितने लोग बोल रहे हैं पीडीएफ सही रहेगा? पक्का? एक काम करो, लिख ली। वरना तुम बैठे रहोगे सुनते रहोगे, तुम्हारे वैसे भी समझ में कुछ नहीं आएगा। कोई नहीं, मैं थोड़ा एडिट कर लूंगा। और थोड़ा स्पीड अप करना, ठीक है? बिना बातें करे। बेटा हमने एसबीएल में ना दो चैप्टर छोड़ रखे हैं, है ना? वो आप कहाँ कवर करेंगे? फैमा में। ठीक है। हालांकि फैमा कंप्लीट कराने के बाद वो मैं एक बार आपको रीड जरूर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हाँ सच में वही है कि अलग अलग है। हो गया?
भैया जी। डन। हो गया जी। ओके, नाउ लिसन प्लीज। तो सर ये हमने एक बेसिक आइडिया समझा, राइट? एक्चुअली देखो, ये जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना, ये आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आपको ये चीजें बताना जरूरी है। जैसे एक कॉन्सेप्ट है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉज इन इंडिया। यानी कि भारत में किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉज इवेल्युएट हुए हैं, सॉरी इवोल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखो, जनरली बेटा, इंडिया में ये सीक्वेंस रहा है। सबसे पहले आया फेरा एक्ट 1947 में। कब आया बेटा? अच्छा, ये जो लॉ लेकर आए थे ना, ये आए थे ब्रिटिशर्स। ये आया था अंडर ब्रिटिश रूल। इंडिया आजाद कब हुआ था? 1947, 15 अगस्त को। जी। तो ये लॉ आया था आपका जुलाई 1947 में। कब आया था बेटा? यानी कि कुछ दिन पहले ही लॉ लेकर आए थे अंग्रेज इंडिया में। कौन सा वाला? फेरा। व्हाट इज द फुल फॉर्म फेरा? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्लियर है? ओके। अच्छा, उसके बाद ना इसको रिपेल कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा इन ईयर 1973 में। इस एक्ट को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया। एक नए एक्ट से आगे नाम चेंज नहीं हुआ, नाम वही था, बस ईयर चेंज हो गया। दैट इज फेरा 1973। अब सुनो, इसी लॉ के बारे में कहा जाता है ये एक ऐसा लॉ था जो बड़ा ही ड्रैकोनियन लॉ था। क्या था बेटा? अच्छा, ये लॉ आया था 1973 में, बट इसकी इन्फोर्समेंट हुई थी 1974। कब इन्फोर्स हुआ था ये? 1974 में। ठीक है, अच्छा सुनो, इसका इतिहास रहा 1947 से लेकर कब तक? 1973 तक, है ना? बोलो जी। हाँ जी। और ये जो लॉ चला हमारा, वो 1973 से लेकर कब तक चला? 1999 तक। कब तक बेटा? हाँ जी। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक और इवेल्युएशन हुआ, और फिर हमने एक नया एक्ट पास किया, दैट इज फेमा 1999। ठीक है। अच्छा सुनो, ये जितनी भी कहानियां हैं, और ये अभी तक चल रहा है टिल नाउ, ठीक है, ये जितने भी सिचुएशंस हैं सर, ये लॉ हमें चेंज करना पड़ा है, पूरी कहानी किसको लेके है? इट्स ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। भाई, लॉ की स्टार्टिंग में भी अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, यानी कि इट्स ऑल अबाउट फॉरेन एक्सचेंज। होता क्या है सर फॉरेन एक्सचेंज? इस सारी कहानी किसको लेके है बेटा? फॉरेन एक्सचेंज को लेकर ही है। यानी कि सुनो सर, फॉरेन एक्सचेंज का अगर मैं एक बेसिक तरह बताऊं तो दिस इज फॉरेन करेंसी। क्या बेटा? फॉरेन करेंसी। आप लोगों ने ना एक वो कौन सा पढ़ा, जैसे फेमा आया और ये एनफोर्स कब हुआ? जून 2000। कब हुआ एनफोर्स? जून 2000 में। ठीक है, और ये अभी तक चल रहा है हमारा, यानी कि 1999 से लेकर टिल नाउ तक। ठीक है। हालांकि ओवर द पीरियड इसमें काफी अमेंडमेंट्स आई हैं, काफी नए रूल्स आए हैं, रेगुलेशंस आए हैं, अथॉरिटीज क्या हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इसमें।
बेसिक सिचुएशंस क्या है बेटा? ये दोनों ही लॉ किसको लेके थे बेटा? फॉरेन एक्सचेंज को लेके। किसको लेके थे? क्या मतलब फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन करेंसी की मुझे क्या जरूरत है इंडिया में अगर मैं हूं तो? फॉरेन करेंसी मतलब क्या? डॉलर हो गया, पाउंड्स हो गए, येन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर देश की करेंसी क्या है बेटा? अलग है। ठीक है। तो अगर आपको उस देश में ट्रेड करना है तो यू नीड फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी क्या आप रख सकते हो इंडिया में? नहीं सर, इंडिया में फॉरेन करेंसी आप होल्ड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर एक अथॉरिटी है भारत सरकार के द्वारा जिसको नियुक्त किया गया है, फॉरेन एक्सचेंज की देखभाल कर सकती है, वो कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। कौन है वो? यानी कि सर यहाँ पर एक अथॉरिटी है जिसको हम बोलते हैं कस्टोडियन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स। और वो है कौन? आरबीआई। इसका मतलब अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो पर्सन कौन है बेटा, पीआरआई, ठीक है, वो विदेश जा रहा है, उसको क्या चाहिए? फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। क्या चाहिए? तो उसको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। और मिलेगा भी तो कैसे मिलेगा? कौन कौन से लॉज उसको फॉलो करने पड़ेंगे? यही बताते हैं फेरा और फेमा। फेरा तो इतना खतरनाक था कि मान लो आप ना $200 लेके गए हो विदेश में। कितने डॉलर लेके गए हो? वहां पर आपने यूटिलाइज कर लिए $250, ड्यू टू सम रीजन। आपको परमिशन कितनी दी गई थी? आपने कितने यूटिलाइज कर लिए? $50 एक्स्ट्रा यूटिलाइज कर लिया आपने। हाँ जी, तो इसको भी आपको पेनलाइज किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मतलब एक एक डॉलर का हिसाब देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो पेनल्टी लगेगी। और पेनल्टी बता, फाइन के फॉर्म में भी है और इम्प्रिजनमेंट के फॉर्म में भी, जेल भी हो सकती है। अब एक बात बताना यार, फॉरेन कंट्री जाओगे हर चीज सोच समझ के खाओगे क्या? मानो भूख लग रही है, $200 है हमारे पास, 101 $201 खर्च करो, $1 एक्स्ट्रा कर दिया तो फैमल लपेट लेगा तुम्हें। एनफोर्समेंट डायरेक्टर तुम्हें लपेट लेगा। और उसमें जो अथॉरिटी थी एनफोर्समेंट डायरेक्टर, वो इतने खतरनाक अथॉरिटी थी बेटा कि उसके पास एक्सक्लूसिव पावर था आपको जेल भेजने का। ठीक है। और ईडी, वो आपने कई मूवीज भी देखी होंगी ईडी की एनफोर्समेंट की रेड पे। अच्छा, एक मूवी है आन, आन मैन एट वर्क, देखिए अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, इरफान खान, जैकी श्रॉफ। उसमें क्या होता है, जैकी श्रॉफ जो होता है ना वो बिजनेसमैन होता है। क्या होता है? बिजनेसमैन। उस पर केस चल रहा होता है। तो वो एक डायलॉग बोलता है, फेरा एनफोर्समेंट वालों ने मेरी वाट लगा रखी। क्या बोलता है? फेरा एनफोर्समेंट वालों ने मेरे को वाट लगा रखी है, 18-18 घंटे बुला के पूछताछ करते हैं। राइट। और उसका पाप क्या था? फॉरेन करेंसी में डील करना। किसमें डील करना? फॉरेन करेंसी में डील करना। ठीक है। तो मूवियां देखा करो, बहुत सारी चीजें लिखी होती है उसमें। ठीक है। खैर जो भी है, तो इसका मतलब सर ये भारत सरकार को समझ में आया कि यार ये तो बड़ी खतरनाक। अच्छा, इसमें बेनिफिट किसको मिला पता है? ईडी। ईडी के जो ऑफिसर्स होते थे, डायरेक्टर्स होते थे। अब मुझे बताओ, भारत में करप्शन ऑन पीक पे था। क्यों था पीक पे? इसी लॉ की वजह से पीक पे था। भाई लॉ जितने रेस्ट्रिक्टेड होंगे उतनी ज्यादा करप्शन बढ़ेगा, है ना? अब जो सारी पावर एक व्यक्ति के पास आ जाएगी तो अननेसेसरी कंट्रोल करेगा ना उसको। तो ईडी के डायरेक्टर्स के ये तो उन्होंने लोगों पे छापे मारे। इतना करप्शन किया, फिर उनपे छापे पड़ने शुरू हुए। जब रिटायर्ड थे, यहाँ बंगला बना लिया, वहां घर बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो करप्शन बहुत था, हाई ऑन लेवल करप्शन था। बट भारत सरकार ने जब सेरा को बदला तो सबने राहत की सांस ली। सेरा को हमने डिलीट कर दिया और क्या लेकर आए? अब ये कहता है ठीक है, डॉलर ले जाने में कोई बुराई थोड़ी है, ले जाओ, है ना? लॉ फॉलो कर लो, कंप्लायंस कर लो, है ना? और अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो आज तो भारत सरकार करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन $2.5 लाख तक बोलते हैं ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब एलआरएस अकाउंट है उसमें जाना तो और लेके जा सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, आज तो बहुत लिबरलाइज हो गए हम लोग। बट मुझे एक बात बताओ, हमने ये इतना रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, फॉरेक्स थे ही नहीं हमारे पास, है ना? और ये भी फ्री कर देते, सोचो, फिर फॉरेन एक्सचेंज का गोल्ड गिरवी रख के फॉरेन एक्सचेंज लेना पड़ता आपको, वो भी आपकी इकोनॉमिकली प्रॉब्लम होता, है ना? प्रॉब्लम ये थी इस रेस्ट्रिक्शन के कारण फॉरेन एक्सचेंज आपका जनरेट भी नहीं हो पाया। ठीक है। पर जब धीरे धीरे सिचुएशन बदली, लिबरलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन आया, तो हमारे ट्रेड भी बढ़े। तो हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी बढ़ा। आज $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज है भारत के पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट एक एक टाइम ऐसा था बेटा कि $2 बिलियन भी नहीं थे, $1 बिलियन भी नहीं था। और इवन 10 दिन के बिल पे करने के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। 1990 का जो क्राइसिस आया था इंडिया में, आई थिंक इंडियन इकोनॉमी पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो उस क्राइसिस में हमारे पास 10 दिन के बिल्स पे करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। तो सोचो ना, अगर ऐसे सिचुएशन में हम और ज्यादा क्या कर लेते बेटा, स्ट्रिक्ट लगा देते तो प्रॉब्लम ना। हाँ जी। तो आज फेमा क्या कहता है, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमने कोई नॉन कंप्लायंस भी किया है ना बेटा,
अगर आपने फेमा में क्या किया, कोई नॉन कंप्लाइंस भी किया, तो ऐसे ना तुम्हें जेल पटक देंगे जाके, है ना। तुम्हें बोलेंगे कोई बात नहीं यार, फाइन भर दे। क्या भर दे? अच्छा, फाइन नहीं भर सकते सर, ज्यादा ड्रामे करोगे फाइन भरने में तो जेल हो सकती है। दिस ओनली चांस। अगर तुमने फाइन नहीं पे किया, तो तुम्हारे पास पैसे हैं, फिर जानबूझ के डिफॉल्ट कर रहे हो, तो जेल हो सकती है। पर अगर तुम इंसॉल्वेंट हो गए हो, फाइन तुमने रिक्वेस्ट करी, सर हम फाइन नहीं भर सकते, तो लॉ बोलेगा कोई बात नहीं, दो माफ कर दो। इतने लिबरलाइज लॉ आ चुके हैं फेमा में आज की डेट में। एक टाइम पे ऐसा था कि $1 की भी हेरा फेरी करोगे तो जेल जाओगे सीधे। बट आज अगर मान लो तुम फाइन नहीं पे कर पा रहे हो, कुछ नॉन कंप्लायंस हो गया है, तुमने सरकार को अपनी गलती मान ली है और बोला है कि सर हमारे पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, देख लो हमारी एसेट्स ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, कहाँ से पे करेंगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट आपको माफ भी कर दे। ठीक है। तो ये रिलैक्सेशन आज के डेट में भारत सरकार ने दिए है फेमा के जरिए। ठीक है, तो समझ आया फेरा और फेमा में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस तो यही है। कुछ बेसिक आइडियल आइडियाज भी और लेंगे इसके ऊपर, इसको कॉपी करो फटाफट से। सो एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट था बेटा ये, फेरा और फेमा के बारे में। ठीक है। फेमा में जेल होगी क्या? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में। ठीक है, जहां पे आप फाइन पे करने से भी क्या कर दोगे, मना। बट अगर फाइन नहीं पे कर पा रहे हो, जेन्युइन रीजन है, तो क्या जेल भी होगी क्या? नहीं सर, फिर माफ करके छोड़ दिया जाए। अच्छा अब जरा देखो, जरा
अब यहाँ पर कुछ बात कर लेते हैं अथॉरिटीज के बारे में। किसके बारे में बेटा? अथॉरिटी कौन कौन थी फेमा और फेरा में, ठीक है, और इनके रूल भी चेंज हुए ओवर द टाइम। देखो भाई, सबसे पहले अथॉरिटी यहाँ पर है आरबीआई। बट आरबीआई का जो रोल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस था दैट वाज अ टाइम। तो इसको बोलते हैं कंट्रोलर। क्या बोलते हैं बेटा? कंट्रोलर, मतलब जो आपके सर पे बैठा रहता है। और इसकी जो परमिशन आपको मिलती हुई थी बहुत स्ट्रिक्ट थी बेटा। क्या थी? बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट परमिशंस थे। ठीक है, जो भी अप्रूवल्स वगैरह आपको लेना है, तो ऐसा नहीं कि बहुत आराम से मिल जाएगा आपको। बहुत ज्यादा क्या थे बेटा यहाँ पे? रेस्ट्रिक्शंस थे। पहली अथॉरिटी ये थी। दूसरी, द मोस्ट डेंजरस अथॉरिटी, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट में बोलते हैं क्या बेटा? ईडी। क्या बोलते हैं बेटा? ईडी। अब इसके पास पावर थी सर्च करने की, इसके पास पावर थी सीजर की। आप लोगों ने पढ़ा है जे जेल में? हाँ जी, सर्च सीजर एंड अरेस्ट की पावर कोर्ट्स के पास होती है जनरली। पढ़ा हुआ है ना? आपने पढ़ा होगा कि सर्च मतलब आप किसी भी जगह जाके सर्च कर सकते हो, सीज मतलब किसी भी गुड्स को सीज कर सकते हो, फॉरफिट कर सकते हो, कन्फिस्केट कर सकते हो, ठीक है। या फिर उस व्यक्ति को क्या कर सकते हो? अरेस्ट कर सकते हो। कमाल की बात बताऊं, कॉग्निजेबल ऑफेंस था। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? यानी कि जहां पर आपको इम्प्रिजमेंट होगी और बिना वारंट के आपको क्या करा जाएगा? अरेस्ट। तो यही था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फेमा में जितने भी ऑफेंस माने गए थे वो क्या माना गए थे? कॉग्निजेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब अरेस्ट विदाउट एनी वारंट। ठीक है, उसके बाद एजुडिकेटिंग अथॉरिटी आती है। क्या आती है बेटा? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होता है बेटे? पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये वो अथॉरिटी है जिसके समक्ष ईडी उस व्यक्ति को पेश करेगा, है। और ये अल्टीमेटली क्या करेगी बेटा? फाइन लगाएगी आपके ऊपर। जो कि छोटे मोटे फाइन नहीं थे, क्या थे बेटा? हैवी फाइन्स थे। क्या थे? हैवी फाइन्स थे और पेनल्टीज वगैरह थी। क्या थी बेटा? हैवी फाइन्स एंड पेनल्टीज आपके ऊपर लगते थे। किसके द्वारा? एजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। किसके द्वारा? अच्छा, उसके बाद अपीलेंट बोर्ड हुआ करता था। क्या हुआ? वैसी बात है, आप अपील भी तो करोगे। हाँ जी। तो यहाँ पर कौन होता था बेटा? अपीलेंट बोर्ड। जो क्या करता था? अपील सुनता था आपकी। है जी। अपील ऑन एजुडिकेटिंग ऑर्डर, मतलब जो भी आपके अगेंस्ट एजुकेटर ने ऑर्डर पास करा है उसके अगेंस्ट अपील के लिए हम कहा जा सकते थे बेटा? अपीलेंट अथॉरिटी के पास। और एक था क्रिमिनल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट। अब क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कोर्स आपको ट्रायल करेगा और आपको जेल भेजेगा। क्या करेगा बेटा? जेल भेजेगा। ठीक है, बोलो जी। तो दिस इज द बेसिक सिचुएशंस। तो यहाँ पे फेरा में जो भी जितने भी अथॉरिटीज हैं, दे आर वेरी 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 डेंजरस। पहला, आरबीआई के पास पावर कंट्रोलर की थी। दूसरा कौन था बेटा? ईडी। फिर कौन था? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर कौन था? अपीलेंट बोर्ड। फिर लास्ट में कौन था? क्रिमिनल कोर्ट, जो आपको क्या करता था बेटा? आपके ट्रायल एंड उसके बाद आपको जेल भेजेगा। ठीक है, बोलो जी। बट जब हम फेमा में आते हैं ना, फेमा थोड़ा सा राहत दिया लोगों को। फेमा ने कहा भाई देखो, अथॉरिटी तो हम ऑफ कोर्स आरबीआई को रखेंगे। किसको रखेंगे बेटा? आरबीआई को। बट आरबीआई का रोल ना बेटा, ये जो कंट्रोलर था ना, इससे हटा के इसको रेगुलेटर बना देंगे। क्या बना देंगे? और ये डायरेक्शन करेगा, सब कुछ करेगा अपने मास्टर डायरेक्शन के थ्रू। किसके थ्रू? मास्टर डायरेक्शन के थ्रू, मतलब बताएगा काम कैसे करना है, फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा। आपके ऊपर अननेसेसरी कंट्रोल नहीं रखेगा। कंट्रोलर से हटा दिया इसको। किससे हटा दिया बेटा? एक बेसिक रेगुलेटर्स को बना दिया। अच्छा, दूसरा यहाँ पर आया ऑथराइज पर्सन। इसकी काफी डिटेल डेफिनेशन पढ़ाऊंगा सेक्शन 10 11 12 में, ठीक है। तो ऑथराइज पर्सन यहाँ पर आ गए बेटा। कौन आ गए? ऑथराइज पर्सन जिनका काम था फॉरेक्स में डील करना। किस में डील करना बेटा? फॉरेक्स में डील करना। इनका बेसिक काम होता है फॉरेक्स डीलिंग। क्या होता है जी? अब जैसे मान लो तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, तुम किसके पास जाओगे? ऑथराइज पर्सन के पास। किसके पास जाओगे? ऑथराइज पर्सन के पास। ठीक है सर। फिर बनाया गया एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। किसको बनाया गया? एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, है ना। और एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के जो बेसिक नियम थे वो पेनल्टी लगाए गए, बट किस टर्म्स में बेटा? मॉनेटरी टर्म्स में ओनली।
मॉनेटरी पेनल्टीज, और वो भी बहुत रिलैक्सेशन वाली, ऐसा नहीं बहुत हैवी पेनल्टीज आपके ऊपर लगने वाली, बहुत रिलैक्स पेनल्टी लगेंगी। ठीक है। किसमें बेटा? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। और उसके बाद आया अपीलेंट ट्रिब्यूनल। क्या है बेटा? अपीलेंट ट्रिब्यूनल, याद रखना। ट्रिब्यूनल में कंपनी सेक्रेटरी भी जा सकता है ट्रायल के लिए। ठीक है। और इसका काम था अपील्स वगैरह को सुनना। किसको सुनना बेटा? अपील्स वगैरह। और एक सबसे ज्यादा अच्छी जो अथॉरिटी है वो ये है, कंपाउंडिंग अथॉरिटी। क्रिमिनल कोर्ट को हटा दिया और किसको ले आया बेटा? कंपाउंडिंग अथॉरिटी। अब ये क्यों हमें पसंद है जानते हो? क्योंकि इसका काम है डिस्प्यूट सेटल करवाना। सेटल करवाता है कॉन्ट्रावेंशन को। किसको बेटा? कॉन्ट्रावेंशन को ये सेटल करवाता है। क्या करवाता है बेटा? मतलब जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, मैं फाइन नहीं पे कर पा रहा हूँ, तो सेटलमेंट कौन करेगा? कंपाउंडिंग अथॉरिटी। कौन करेगा? कंपाउंडिंग अथॉरिटी। ये जो भी सिचुएशन है, कंपाउंडिंग का मतलब ही है कि भाई गलती हो गई यार, फांसी पे थोड़ी चढ़ा होगा मुझे, नहीं पता थे लॉस। हाँ। या गलती से ये कॉन्ट्रावेंशन हो गया है, माफी मांग रहे हैं, माफ कर दो। तो दिस इज कंपाउंडिंग अथॉरिटी। ठीक है। ये नहीं कि भाई छोटी सी गलती में जेल भेज दूं, जाओ इच्छा है मैंने जेल बैठ गया आराम से। मर्डर थोड़ी किया किसी का। ठीक है। मैंने एक ट्रांजेक्शन करी थी जिसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं था, तो मेरे लिए कॉन्ट्रावेंशन हो गया। अब क्या करोगे? पेनल्टी लगाओगे, उसको माफ कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। तो ये काम किसका है बेटा? कंपाउंडिंग अथॉरिटी। ऐसा नहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यहाँ पे नहीं है, उसके रोल्स क्या हो गए बेटा? चेंज हो गए। ठीक है। पहले जैसा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आज के डेट में नहीं है। समझ में आया? लिखो इसको।
समझ आ रहा है कुछ तुम्हें? हाँ जी। हेलो। ये मैंने आपको कुछ पढ़ा है? नहीं सर, वी आर जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द थिंग्स कि पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, कैसे चीजें बदली हैं। राइट। दिस इज डन। बेटा ये कुछ अथॉरिटीज जो बेसिकली यहाँ पे काम करती हैं, फैमा और फेरा के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। सर हमें ना फेरा को हटाने की जरूरत क्यों पड़ी और फेमा लाने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, हालांकि इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो एक छोटा सा सिचुएशन समझिए। सर सुनो, एक तो भारत सरकार ने पॉलिसी लॉन्च करी एलपीजी 1991 में। ठीक है, 1991 में। यानी कि यू आर कमिटेड टू द वर्ल्ड दैट यू प्रमोट क्या? लिबरलाइजेशन। यू प्रमोट क्या? यू प्रमोट क्या? और जब आप कह रहे हो आप लिबरलाइज हो, फिर आप इतने हार्श लॉज थोड़ी बना सकते हो। आपको लिबरल होना पड़ेगा, लॉस को रिलैक्स करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा, भारत में फॉरेक्स क्या ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था? है जी। फॉरेक्स की बेटा शॉर्टेज हमारे पास बहुत ज्यादा हो गई थी। इंडिया इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। किससे बेटा? 1990 में हम किससे गुजर रहे थे बेटा? इकोनॉमिक क्राइसिस, हमारे बीओपी क्राइसिस चल रहा था। आपने पढ़ा होगा इसमें बहुत सारे सिचुएशंस, अगर आपको याद होगा तो। बेवकूफो। इसमें बेटा आपका बीओपी क्राइसिस था। क्या था? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा होगा हाई फिस्कल डेफिशिट थे हमारे देश में। हाई फिस्कल डेफिशिट मतलब सरकार के ऊपर दुनिया भर का कर्जा होता जा रहा था। आपके पास इनकम नहीं थी बेसिकली, है ना? दूसरा, आपके पास खुद के पास तो पैसा नहीं था, विदेशों से पैसा नहीं ले रहे थे। बोलो भैया। हाँ, और एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भाई देखो, आप ना बिजनेसमैन को अगर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन लगा दोगे, बिजनेस नहीं कर पाएगा। वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। और इसलिए आपको रिलैक्सेशन करना पड़ेगा, और फेरा तो इसके विपरीत था। भाई फेरा ना तो इसको फेवर करता है, ना इसको फेवर करता है, क्योंकि भाई वहां पे तो फॉरेक्स जनरेट ही नहीं हो रहा है ना। फॉरेक्स यूटिलाइज कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं। कितने रुपए पड़े हैं? मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई, 1 लाख रुपए यूटिलाइज करने हैं तेरे को बस। तुम इन्वेस्टमेंट करने से डरोगे? गलत डिसीजन ले लिया तो, डूब गए तो। इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट्स, मैं आपसे बोलूं कि नहीं, 1 लाख रुपए को 10 लाख रुपए बना के दिखाऊंगा, दैट मीन्स मैंने आपकी आइडियोलॉजी बदल दी, आपकी सोच बदल दी। मैंने पहले क्या बोला? 1 लाख रुपए तेरे पास है, यही रहेंगे, इसी को यूज करना है। और फिर मैंने क्या बोला? 1 लाख रुपए है, इसको कितने बनाने हैं? दोनों में डिफरेंस है ना। भारत सरकार इंपोर्ट को बहुत ज्यादा क्या कर रही थी? प्रेशराइज कर रही थी, मतलब दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन इंपोर्ट के ऊपर, और एक्सपोर्ट को प्रमोट ही नहीं कर रही थी। जबकि आपको क्या करना चाहिए था? इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए थोड़ा बहुत, बट इतनी भी नहीं कि तो बिल्कुल ही चीजें इंपोर्ट ना कर पाए। अब एक बात बताओ, भारत जिस टेक्नोलॉजी को नहीं बनाता उसको तो इंपोर्ट करनी पड़ेगी ना। जिस गुड्स को यहाँ नहीं बनाते उसको तो इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। दूसरा, आप ना किसी भी पर्सन को अगर एक ऐसा इन्वायरमेंट दे दोगे कि प्रोटेक्टिव फील करेगा, तो फिर वो डेवलप नहीं हो पाएगा। उसको आपको खुले मैदान में छोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग अ? जैसे होता है ना, हिरण का बच्चा जब पैदा होता है उसी समय वो दौड़ने लगता है ना? अगर उसको हिरण क्या करे बेटा, प्रोटेक्ट करके रखे, तो दौड़ेगा नहीं। दौड़ेगा नहीं तो कभी ना कभी उसको शेर खा जाएगा। तो हमारे देश की इंडस्ट्रीज का यही हाल था। सरकार ने क्या कर रखा था उनको बेटा? बहुत एनवायरमेंट में रखा हुआ था। इसलिए वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं दे पा रहे थे, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी कोई वैल्यू नहीं थी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों? क्योंकि आपको कंपटीशन से बचाया जा रहा था ना, विदेशी कंपनी इंडिया में ना आ पाए। तो इन 1991 में भारत सरकार ने कहा तुम बाहर में जाओ, और फॉरेन कंपनीज को इंडिया में इनवाइट कर दिया। बोला भैया अब जो एक इसमें बात बोली जाती है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट।
ठीक है। मतलब वही सरवाइव करेगा जो क्या होगा बेटा, फिट होगा। अब भैया जो फिट नहीं है वो बाहर निकल जाओ, अनफिट लोगों की कोई जगह नहीं है अब इस देश में, ठीक है। अगर आप फिट हैं, बिजनेस कर सकते हैं, देश को आगे लेके जा सकते हैं, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो भारत सरकार ने फिर क्या किया बेटा, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसीज लेकर आई। क्या लेके आई, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को हटा दिया। बोला ठीक है इंपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्ट कर रहे हो ना, साथ ही वो जो फॉरेन एक्सचेंज यूज कर रहे हो ना, सब उसको यूटिलाइज भी करो। क्या करो, इसलिए बेटा फेरा को डिलीट किया। इस वजह से क्या करा, फेरा को डिलीट किया और किसको इंट्रोड्यूस किया, फेमा। किसको इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ पर फेरा रिपील्ड हो गया। क्या हो गया बेटा, ओके। एंड इंट्रोड्यूस करा किसको, फेमा को, जिसमें बहुत सारे क्या थे बेटा, तो सर 1991 में आया लिबरलाइजेशन तो। बट ये लॉ कब आया हमारा, फेमा 10 साल लग गए तुम्हें। तो देखो ये कहानी कब से शुरू हुई, स्टेप नंबर वन। सबसे पहले 1991 में पॉलिसी आई बेटा, लिबरलाइजेशन। इसकी पॉलिसी आई, याद है लिबरलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन। ओके, यानी कि जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया। क्योंकि जितने भी सरकार के रेस्ट्रिक्शंस हो गए, एक तरह से इंपोर्ट पे भी तो दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे आपने, फॉरेन एक्सचेंज की यूटिलाइजेशन में भी दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी। या उसके बाद 1998 में कब बेटा इंट्रोड्यूस किया गया फेमा बिल। क्या इंट्रोड्यूस किया गया, फेमा बिल, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री, तो 1999 में फेमा पास हुआ, यानी कि फेमा एक्ट क्या हुआ, पास हुआ, ठीक है। बोलो जी। और स्टेप नंबर फोर, जहां पे 2000 में फेमा एनफोर्स हुआ। अच्छा, जिस दिन फेमा इन्फोर्स हुआ उसी दिन डिलीट हुआ क्या बेटा, फेरा। क्योंकि इससे पहले फेरा ही चल रहा था, ठीक है। 2000 में बेटा फाइनली फेरा से हमें मुक्ति मिली और फेमा इन्फोर्समेंट में आया, पिक्चर में आया। और इसकी वजह से चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई। क्या हुई बेटा, अच्छा एक बार बताओ, 1991 में गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस। किसकी सरकार थी, कांग्रेस। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट वाज इट, प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1991 में भारत के, नरसिम्हा राव जी। कौन थे बेटा, नरसिम्हा राव। और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और डॉक्टर मनमोहन सिंह ही ये लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी लेकर आए। बट दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रूथ, ठीक है। कंप्लीट ट्रूथ क्या मैं बता दूं, 1990 में भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, ठीक है। भारत सरकार ने रिक्वेस्ट करी लोन के लिए। अच्छा, जब कोई भी इकोनॉमिक क्राइसिस में रहती है लोन किससे लेती है, नो नो नो, वर्ल्ड बैंक आपको लोन ही नहीं देगा। आईएमएफ से लोन लोगे, किससे लोन लोगे, आईएमएफ से। बट आईएमएफ लोन देता है तो रेस्ट्रिक्शन लगाता है, अपनी कंडीशन लगाता है। तो आईएमएफ ने बोला ठीक है हम लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप कोई कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, अपने देश को ओपन करना पड़ेगा। यानी कि इकोनॉमी जो आपकी क्लोज है उसको क्या करोगे, ओपन इकोनॉमी करोगे, यानी कि एलपीजी पॉलिसी लेकर आओगे। देन डॉक्टर मनमोहन सिंह एग्री ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड उन्होंने भारत में एलपीजी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। और एलपीजी के बाद पूरा इकोनॉमी का सिनेरियो ही बदल गया। कहा जाता है उससे पहले हर 100 लोगों में एक व्यक्ति के पास गाड़ी हुआ करती थी, बाइक या फिर कुछ भी, राइट। मतलब साइकिल तक लोगों के पास नहीं होती थी, ठीक है। पैसे थे ही नहीं। मोस्ट ऑफ 80% से ज्यादा लोग क्या थे, गरीब थे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, गरीब इन सेंस ऐसा नहीं बिल्कुल ही खाने को नहीं मिल रहा है, गरीब मतलब बेसिक सुविधाएं लोगों के पास नहीं थी, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था लोगों के पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप इकोनॉमी को जब तक डेवलप नहीं करोगे, लोगों की पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी तो लोग डेवलप नहीं होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए बेटा चीजें बदलना बहुत जरूरी था, बिजनेस को प्रमोट करना बहुत जरूरी था। अगर आप जब सोशलिज्म के भरोसे रहोगे तो देश चलेगा नहीं। अच्छा, 1998 में 1999 में किसकी सरकार थी, बीजेपी। किसकी सरकार थी, बीजेपी। एंड हु वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट वाज अ टाइम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो सुनो सुनो, एलपीजी पॉलिसी किसकी गवर्नमेंट में आई है, कांग्रेस की गवर्नमेंट, ठीक है। और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो फेमा आया वो कब आया बेटा, बीजेपी की सरकार में, राइट। तो इसका मतलब हम ये बात कह सकते हैं सरकार किसी की भी हो, चेंजेस तो होते हैं इकोनॉमी में, है ना। बट डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी मेकर,
इस पे बेटा पॉलिसी मेकर पे डिपेंड करता है। ठीक है, लिखो। ये ऊपर वाला लिख लिया था। लिखो। तो ये ट्रांजिशन है बेटा फेमा का, और फेमा को लाना पड़ा ताकि हम क्या करें बेटा, फॉरेन एक्सचेंज को जनरेट कर सकें। ठीक है, बोलो भैया। आई होप सो तुम्हारे कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा हो। नहीं पड़ रहा? अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, इसको प्रॉब्लम मत लिखना, ये करना था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमें क्या करना था, इंट्रोड्यूस करना था, इसलिए फेरा को हटाया। पता लगे ये प्रॉब्लम में लिख लो। और ये बाकी चीजें क्या थी बेटा, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी। ठीक है। हाँ? ये तो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है यार, 11th क्लास 12th क्लास में, है ना, इंडियन इकोनॉमी में। और किसी कॉलेज में तुमने पढ़ाया होगा तुम्हें शायद में भी, है ना, जिसकी वजह से शायद तुम्हें नॉलेज भी है थोड़ा। नाइस। जिसने भी तुम्हें 12th में पढ़ाया था उसको एक बार मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना। लिखो बेटा। हाँ, लिख ले नालायक। ओके, नाइस, शाबाश, ग्रेट। भाई देखो, तुम्हारे सिलेबस में ना फैमा जितना है उससे कुछ ज्यादा ही मैं आपको कराऊंगा यहाँ। ठीक है, कोशिश करेंगे हम ऑलमोस्ट चीजें कवर करें। इधर देखो, मैंने कहा ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, जो वॉल्यूम मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पूरा का पूरा वॉल्यूम बेटा क्या है, फैमा से ही है। वहां पे कोई भी डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन वाला टॉपिक है ही नहीं। ठीक है। अब देखो, जो भी आप इंडेक्स देखेंगे लॉस के, वो सारे क्या है बेटा, फेमा से रिलेटेड है या उससे रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं जो डोमेस्टिक लॉस के रिगार्डिंग हो। ठीक है, ये लिखा आपने। ओके, नाउ लिसन प्लीज, इधर देखिए ध्यान से। अब सर मैं आपको ना एक स्टेप्स करा रहा हूँ, यानी कि हम फेमा को ब्रेक कर रहे हैं। फेमा को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक में इसको डिस्कस करेंगे, इधर देखो। ओके, फेमा हम कैसे पढ़ने वाले हैं सर। फेमा 1999। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, विच इज एनफोर्स इन जून 2000 में इसको एनफोर्स किया गया था। ठीक है। अच्छा, सुनो ध्यान से। सर जब मैं फेमा की बात करूँ ना, इसको हम 7 स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं। कितने स्टेप्स में डिवाइड करने वाले हैं, अभी लिखेगा कोई नहीं, आप समझ ही रहे हैं सब। स्टेप नंबर 1, पहले मैं इसका ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाला हूँ। आज के सेशन में तो वैसे भी हम नॉर्मल ही चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ाने वाला हूँ, ऑब्जेक्टिव एंड ऑफ कोर्स डेफिनेशन। ठीक है। और जब मैं ऑब्जेक्टिव एंड डेफिनेशन की बात करूं तो यहाँ पे 2 सेक्शंस हमारे कवर होंगे, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है। तो यानी कि सर हम फेमा एक्ट में सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को डिस्कस करने वाले हैं स्टेप नंबर 1 में। वंस द स्टेप नंबर 1 इज फिनिश, देन विल मूव टू स्टेप नंबर 2। और स्टेप नंबर 2 में मैं बताऊंगा डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है। हाँ जी, डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, या इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं बेटा, फॉरेक्स। ठीक है। और जब हम फॉरेक्स में डील करेंगे तो सर हाउ मेनी सेक्शन अट्रैक्ट,
सेक्शन 3 एंड 4 बेसिकली यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, कौन सा सेक्शन बेटा? 3 एंड 4 यहाँ पे बेसिकली डील करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है स्टेप नंबर 3। क्या था बेटा? स्टेप नंबर 3, इसका शायद मैंने चार्ट भी भेजा हुआ, अभी जवाब दे रहे हो वहां से? चार्ट ओपन कर रखा हुआ है क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, वैसे उसमें और भी चीजें हैं। ठीक है, एक है इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो क्या है बेटा? ट्रांजैक्शंस कितने टाइप्स के हैं? सुनो, ये तो मैं सिर्फ सेक्शन लिखवा रहा हूँ, इसमें रूल्स भी हैं और रेगुलेशंस भी हैं। ठीक है, जैसे फैमा के रूल्स आए, तो फैमा के रेगुलेशंस भी हैं। सो रूल्स रेगुलेशन, क्या रूल्स बनाने की पावर किसके पास होती है? हु कैन मेक रूल्स? इज आरबीआई हैज अ पावर टू मेक रूल्स? रूल बनाने की पावर बेटा सरकार के पास होती है, आरबीआई गवर्नमेंट नहीं, पूरी तरीके से देखा जाए तो अथॉरिटी है ना। लॉ कौन बनाएगी बेटा? एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और जो रेगुलेशन है वो कौन बनाएगी? आरबीआई। कौन बनाएगी? बेटा स्टेट का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, ठीक है, सेंट्रल लॉ। क्या है ये? सेंट्रल लॉ, ठीक है। अच्छा, इसमें हम दो सेक्शन पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सेक्शन 5 और एक पढ़ेंगे सेक्शन 6। भैया सुनो, ये जो सेक्शन 5 है ये है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये जो सेक्शन 6 है ये है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। भैया करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन तो बहुत सिंपल है, ये समझ में भी आ जाएगा, बट असली परेशान कौन करेगा? अच्छा, पूरी एफडीआई पॉलिसी है सेक्शन 6 में। चैप्टर नंबर 2 अगर आप देखेंगे इंडेक्स में, देखो क्या लिखा हुआ है, फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हाँ जी, ये पूरा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से, ठीक है। सेक्शन या स्टेप नंबर 4, इसमें हम पढ़ेंगे कुछ चीजों के बारे में, दैट इज एक्सपोर्ट के बारे में। एक मैं पढ़ाऊंगा ईडी, ऑथराइज डीलर के बारे में या ऑथराइज पर्सन के बारे में, ठीक है। हेलो। हाँ जी, तो यहाँ पर जो सेक्शंस हैं हमारे पास, दिस इज सेक्शन 7 to 12। बोलो है, ठीक है। सेक्शन 7 to 12 यहाँ पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग एक्सपोर्ट, एडी एंड ऑथराइज पर्सन। एडी का मतलब होता है ऑथराइज डीलर्स, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 5, तो स्टेप नंबर 5 में बेटा आती है फिर पेनल्टीज। क्या आती है? पेनल्टीज एंड एजुडिकेशन। क्या आती है बेटा? पेनल्टीज एंड एजुडिकेशन, जहां पर हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 to दैट इज 15, ठीक है। हाँ बेटा, 13 to 15, हालांकि इसमें और भी सेक्शन होंगे आपके, ठीक है, तो हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। और एक आता है स्टेप नंबर 6, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ क्या बेटा, फेमा की अथॉरिटी, इसके बारे में। किसके बारे में? हालांकि अभी मैंने आपको एक छोटा सा पिक्चर तो दे ही दिया इसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का भी रोल आएगा। किसका रोल आएगा बेटा? अच्छा, तो यहाँ पे जो सेक्शन है बेटा आपके, वो 16 से लेकर 19 एंड सम ऑफ सेक्शन 36 एंड एक्सेट्रा, कुछ मिसलेनियस सेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और लास्ट स्टेप नंबर 7, जो कि हमारा मिसलेनियस टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा बेटा? मिसलेनियस टॉपिक। तो जितने भी सेक्शन बच गए वो सारे इसमें कवर्ड हो जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ फेमा टोटल कितने सेक्शन है बेटा इसमें। सेक्शन 1 to 49, कितने सेक्शन है बेटा? हालांकि सारे सेक्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट जो कोर सेक्शन है वो हम सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो बट करेंगे ऐसे, इसको टुकड़ों में तोड़ के। कैसे बेटा? ताकि चीजें हमें थोड़ा समझ में भी आए। लिखो।
ठीक है। हम्म। मैं पे काम करना, ये 15 की जगह आप यहाँ पे लिख लेना 13 से लेके 36 तक, एक्चुअली 35 तक। एक्चुअली इसमें ना दोनों चीज आएंगे, कॉन्ट्रावेंशन भी आ जाएगा और पेनल्टीज वगैरह भी आएंगे, ठीक है। ओके। स्पेसिफिक सेक्शन वो किस में आ जाएंगे मैडम आपके? अथॉरिटीज में, जैसे 16 17 तो यहाँ से वो हट जाएंगे, ठीक है, 16 19 इसमें से हट जाएंगे। ये लिखा आपने? अच्छा। अब सुनो, फैमा में बेसिक अथॉरिटीज क्या क्या है वो तो आपने पढ़ लिया है। अब एक छोटा सा सिचुएशन और पढ़ाता हूँ, फिर सेक्शन 1 पढ़ाऊंगा आपको। फैमा 1999, इधर देखो भैया, तीन सिचुएशंस हैं बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली। पहला, एक तो फैमा एक्ट हो गया आपका, दैट इज सेक्शंस जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और सेक्शन किसके बेटा? ऑफ फेमा एक्ट 1999 के, ठीक है। दूसरा आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्या बेटा? रूल्स ऑफ किसके? फेमा, एक्चुअली फेमा नहीं है, दैट इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स 2000, ठीक है। आर गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, फिर एक आते हैं रेगुलेशंस। क्या आते हैं? रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। अब सुनो, यहाँ पे तीन बेसिक सिचुएशन है फेमा में बेटा, जो आपको बेसिकली फॉलो करने हैं जब भी आप कोई काम करेंगे रिलेटेड टू दिस। पहला क्या? सेक्शन फॉलो करने, दूसरे क्या? रूल्स, और तीसरे क्या? रेगुलेशंस। भैया सेक्शंस ऑफ कोर्स ये एक्ट पार्लियामेंट बनाती है, तो इसको अमेंड करने की पावर भी किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास। रूल्स कौन बनाता है बेटा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन बेटा? भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हर काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कर रही है, बट फिर भी एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी तो होगी ना। ये पावर जरूर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पावर किसको दी है बेटा? एमओएफ को। किसको बेटा? एमओएफ को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। किसको बेटा? अच्छा। और फिर रेगुलेशंस की जो पावर है, ये ऑफ कोर्स किसके पास है? आरबीआई के पास। क्योंकि आरबीआई इज रेगुलेटर, याद रखना, आरबीआई रूल्स नहीं बनाता है। हाँ, कंसल्टेंसी जरूर हो सकती है आरबीआई के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री की, ठीक है, बट रूल्स नहीं बनाएगा। अच्छा, एक और बोर्ड यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगा मैं, दिस इज बेसिकली FIPB बोर्ड। क्या पढ़ाऊंगा बेटा? ये बेसिकली बेटा जब अप्रूवल की बात आती है, किसकी बात आती है, कि मान लो मुझे अप्रूवल लेनी है सरकार की, तो मैं किसकी अप्रूवल लेता हूँ बेटा? FIPB बोर्ड। व्हाट इज द फुल फॉर्म है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। क्या बोलते हैं उसको बेटा? फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। तो इस तरह से देखा जाए तो सेक्शन मेड बाय पार्लियामेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है रूल्स जिसको हम क्या बोलते हैं? MOF, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और आरबीआई क्या करती है बेटा? रेगुलेशंस बनाती है। तो हमें सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारा फाइनल आंसर आएगा। समझ में आया? कॉपी करो, फिर सेक्शन 1 करते हैं।
डन। तो ये है बेटा एक बेसिक कॉन्सेप्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑन समा। ठीक है, बोलो जी। या, अब देखो, यहां से हम शुरू करने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के बारे में। तो ऑफ कोर्स जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है उसका सेक्शन वन। क्या था बेटा? सेक्शन वन, जो कि उसके एक शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट एक्सेट्रा, ये सब चीजों के बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पर हम सेक्शन वन को तीन पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। कितने पोर्शन में बेटा? पहला मैं आपको कराऊंगा शॉर्ट टाइटल। क्या जी? शॉर्ट टाइटल। दूसरा विल अंडरस्टैंड एक्सटेंड, ये ध्यान से समझना, एक्सटेंड को यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा विल अंडरस्टैंड कॉमेंसमेंट। क्या बेटा? कॉमेंसमेंट। ठीक है। तो तीन चीजें हो गई बेटा यहाँ पे हमारी। सबसे पहला क्या है? सेक्शन वन में हम क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट टाइटल, ये तो सिंपल सा है। फिर हम क्या पढ़ेंगे? एक्सटेंड, मतलब ये लॉ कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। और फिर हम पढ़ेंगे क्या? कमेंसमेंट। वैसे तो कमेंसमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टाइटल का मतलब इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? तो लॉ में लिखा हुआ है, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड। क्या बेटा? दिस एक्ट मे बी कॉल्ड क्या? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब ये क्यों बोला गया? क्योंकि इसका इन्फोर्समेंट कब हुई थी बेटा? 2000 में। ठीक है, बट इसको बोलते क्या है बेटा? 1999 की बोलते हैं, ठीक है। अब आता है सर एक्सटेंड की बात। किसकी बात आती है? तो ये लॉ सर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है? हाँ, हाँ, बोलो। अच्छा, ये एक ऐसा लॉ है जिसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ भी बोला जाता है। क्या बताता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉ। कैसे सर? देखो, सबसे पहले कहते हैं फैमा जो है एक्सटेंड ऑफ कोर्स टू दी होल ऑफ इंडिया, वह पूरे भारत में एप्लीकेबल होगा। देयर इज नो एक्सेप्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एंड ऑल्सो अप्लाई टू ऑल ब्रांचेस, ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेस, एजेंसीज। हाँ जी, जो कहाँ है? आउटसाइड इंडिया। ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ? कोई भी ब्रांच, कोई भी ऑफिस, कोई भी एजेंसी जो कहाँ है बेटा? आउटसाइड इंडिया। एंड विच आर ओन्ड, या तो आपने क्या कर रखा है? ओन कर रखा है, या तो आपने क्या कर रखा है? कंट्रोल्ड बाय। किसके द्वारा? पर्सन रिसाइड इंडिया, पर्सन रिसाइडिंग इन इंडिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, इसी बात पे फेमा को एक बात सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट कर जाती है कि फेमा जो हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबिलिटी इन लिमिटेड केसेस। ऑफ कोर्स, यानी कि इंडिया के बाहर भी क्या हो रहा है बेटा? ये अप्लाई हो रहा है। भाई एक बात बताओ ना, ये जो जुरिडिक्शन है इंडिया के बाहर की बात करा ना, आपने ब्रांच ऑफिस कहाँ ओपन कर रखा है? इंडिया से बाहर। ऑफिस कहाँ ओपन कर रखा है? एजेंसी कहाँ ओपन कर रखी है? बट दिस इज टोटली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय पीआरआई। तो फेमा अप्लाई हो जाएगा। यानी कि इसमें जरूरी नहीं इंडिया में ही हो, आप इंडिया के बाहर भी होगे तब भी क्या हो जाएगा आपके ऊपर? फेमा अप्लीकेबल हो जाएगा इन तुम लिमिटेड केसेस। डन। फिर कहते हैं सर फेमा इन्फोर्समेंट क्या है? तो कहते हैं सर फेमा केम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स ऑन कब? 1 जून 2000 में ये बेसिकली इंट्रोड्यूस किया। और इसने रिपील किया था किसको? एंड इट रिप्लेस फेरा। फेरा कौन सा वाला?
1973 वाले एक्ट को यहाँ पर क्या कर दिया गया रिप्लेस। दिस इज सेक्शन 1 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब सुनो, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्शन 2 कराऊंगा डेफिनेशन। काफी डेफिनेशन है बेटा, और अगेन डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि जब तक डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगे हमें बहुत सारे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। आर यू गेटिंग माय? चलो, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।